चलिए फिर आज का जो टॉपिक है वो है इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए उंगली छाप। तो पहले डीएनए उंगली छाप को समझने से पहले आपको कुछ बातें जानना जरूरी है कि डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज़ कहाँ हो जाता है। आजकल बहुत सारे केसेस आते हैं, क्राइम्स आते हैं, उस जगह पर भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जा सकता है। और एक्चुअली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है यहाँ पर कि किसी पालक और उसके जो संतानें हैं, इनके बीच के रिलेशन को ज्ञात करने के लिए। मतलब सीधी बात यह है कि जो अमुक बच्चा है वो इसी पेरेंट्स का है कि नहीं, वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से जाना जा सकता है। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का नॉर्मल देखते जाइए। प्रत्येक व्यक्ति में विशिष्ट प्रकार का डीएनए पाया जाता है, ये हम लोग जानते हैं। मतलब एक व्यक्ति का जो डीएनए है वो दूसरे व्यक्ति के डीएनए से मैचिंग नहीं कर पाता है। एक्चुअली में मैचिंग किसके साथ करता है कि उनके जो सन है, उसके जो संतानें हैं उनके साथ मैचिंग करती है। तो प्रत्येक व्यक्ति में विशिष्ट प्रकार का डीएनए पाया जाता है। इसमें पाए जाने वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स मतलब कौन, जो नाइट्रोजनी क्षारक है वो सबको न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं ना। तो इसमें पाए जाने वाले जो नाइट्रोजनी क्षारक है अर्थात न्यूक्लियोटाइड्स हैं, AGCT एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन का क्रम निश्चित होता है। मतलब कहा जाए, मैंने एक बार बताया था कि AUG प्रारंभिक कोडान है वहाँ जाए है ना यहाँ पर, तो ये कोड एकदम निश्चित रहेगा वैसे ही। उसी तरह जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, ये न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम भी क्या होता है, निश्चित होता है ना। जैसे कि इसके में जो क्रम पाया जाएगा इसमें सन में भी वही क्रम पाया जाएगा, है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति में विशिष्ट प्रकार का डीएनए पाया जाता है। इसमें पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम निश्चित होता है ना। एक व्यक्ति के शरीर में पाए जाने वाले समस्त कोशिकाओं में, शरीर की जितने भी कोशिकाएं हैं उन समस्त कोशिकाओं में गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूप से समान डीएनए पाया जाता है। मतलब गुणात्मक एवं मात्रात्मक मतलब जैसे कि एडेनिन और थायमिन की मात्रा है, प्यूरिन और पैरामिड हम लोग पढ़ चुके हैं, उन सब की मात्रा गुणात्मक रूप से मात्रात्मक रूप से सामान्य होते हैं। ठीक है, चरगाव का नियम देखना जरूरी है इसके लिए आपको। ये जो गुणात्मक और मात्रात्मक चरगाव का नियम पीछे वीडियो दे दिया हूँ, या तो यहाँ पर लिंक दे सकता हूँ इसका, है ना। तो एक व्यक्ति के शरीर में पाए जाने वाले समस्त कोशिकाओं में गुणात्मक या मात्रात्मक रूप से सामान्य डीएनए पाया जाता है ना। अतः डीएनए में पाए जाने वाले क्षारकों के क्रम में, जो क्षारक कौन कौन क्षारक, ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये सब क्षारक हैं। अतः डीएनए में पाए जाने वाले क्षारकों के क्रम में समानता एवं असमानता के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा कि इसकी समानता है तो इसी का बच्चा है, समान नहीं है तो नहीं है, सीधी बात। ठीक है, अर्थात समानता और असमानता के आधार पर किसी व्यक्ति की क्या कहते हैं, पहचान की जाती है ना। तो इसका मेन परिभाषा क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, देखिए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वह तकनीक है जिसके द्वारा डीएनए की विशिष्टता के आधार पर, जो डीएनए तो विशिष्ट ही होता है ना, तो वह तकनीक जिसके द्वारा डीएनए की विशिष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है, यह तकनीक, यहाँ पर और लिख देना, यह तकनीक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है ना। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो आप समझ ही गए होंगे। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उनकी जो विधि है, तो उस विधि को हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसमें ये क्रिया करवाई जाती है ना। इसके लिए कुछ हो जाए, है ना। एक शायरी सुनाता हूँ कि सितारों को आँखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हूँ मैं भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। चलिए फिर चलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो विधि है ना, किस तरह से उनकी विधियां हैं, किस तरह से यहाँ पर डीएनए की जो संरचना है उसके आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है। तो एकदम सिंपल कहानी टाइप सुनिए, है ना। तो जो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि इस विधि में सर्वप्रथम जो वांछित व्यक्ति है, मान लो जाए कोई भी वांछित व्यक्ति है ना, और एक शक के दायरे में आने वाले व्यक्ति है ना, इसको आप लोग जान जाएंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ उसको, है ना। कि मान जाइए एक विच्छित व्यक्ति है जिसका हम लोग को डीएनए लेना है, और ये शक के दायरे में आया हुआ व्यक्ति है उसका भी डीएनए लेना है। ठीक है, दोनों का डीएनए लेना है ना। तो दोनों के डीएनए में तो हम लोग दोनों का डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का डिटेल सेम ही रहता है, तो एक ही व्यक्ति का डिटेल करेंगे ना। तो इस विधि में सर्वप्रथम वांछित व्यक्ति के डीएनए का सैंपल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इस विधि में सर्वप्रथम जो वांछित व्यक्ति है
उस वांछित व्यक्ति के जो डीएनए है उनका सैंपल प्राप्त किया जाता है, जो वांछित व्यक्ति उसका है ना। तो ये जो सैंपल है वो कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि वीर्य से भी, अस्थि मज्जा से भी, कभी कभी तो बाल से भी निकालते हैं, बहुत सारे अलग अलग कोशिका से निकाले जा सकते हैं। ये जो जितने भी सैंपल है वो डीएनए सैंपल है वो है ना। तो इस विधि में सर्वप्रथम वांछित व्यक्ति के डीएनए का सैंपल प्राप्त किया जा सकता है। सैंपल वीर्य, अस्थि मज्जा आदि से डीएनए सैंपल तैयार किया जाता है। इसके लिए डीएनए की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है, मतलब सैंपल के लिए डीएनए की अल्प मात्रा, बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। डीएनए की अल्प मात्रा की या सैंपल की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है ना। दूसरा पॉइंट चलते हैं। अब डीएनए हम लोग सैंपल प्राप्त है, यहाँ पर लिख दिया ब्लड सैंपल, ठीक है, सैंपल प्राप्त हो गया है ना। अब प्राप्त डीएनए सैंपल को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिबंधन कैंची, आणविक कैंची बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब इसके माध्यम से ना जो डीएनए है उसको काटा भी जा सकता है, सुधारा भी जा सकता है, मतलब अपने हिसाब से उसको एक क्रिया करने लायक या उसमें जो प्रयोग करने लायक उसको बनाने का कार्य करता है, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो। तो प्राप्त डीएनए सैंपल को, ये जो प्राप्त डीएनए सैंपल है उस डीएनए सैंपल को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से क्रिया कराकर, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उनसे क्रिया कराकर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक तकनीक है, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलेंगे इसको, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो प्राप्त डीएनए सैंपल को, जो प्राप्त डीएनए सैंपल को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से क्रिया कराकर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तैयार की जा सकती है, ठीक है। यहाँ से प्राप्त हो तो यहाँ पर हमको एक सैंपल प्राप्त हो सकती है, तो ये डीएनए का सैंपल प्राप्त होता है ना। अब जो प्राप्त सैंपल को, इसको रिपीट करके और देख लीजिएगा। अब जेल से प्राप्त डीएनए को, मतलब डीएनए जो सैंपल है, ये जेल पहले हम लोग क्या किए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कार्य कराएं, उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तैयार किए। अब जेल से प्राप्त डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को नाइट्रोसेल्युलोज फिल्टर मेम्ब्रेन में स्थानांतरित किया था। ये एक फिल्टर होता है यहाँ पर, ऐसे फिल्टर मतलब फिल्टर तो आप जानते हैं, फिल्टर में ही स्थानांतरित किया था, क्योंकि फिल्टर में ही देखते हैं। एक्चुअली में आप लोग देखे होंगे कि कई जगह ना जब एक्सरे वगैरह लिया जाता है तो फिल्टर में किया जाता है, फिल्टर में दिखता है, इसी तरह इसमें भी फिल्टर में लिया जाता है। तो जेल का प्राप्त डीएनए को नाइट्रोसेल्युलोज फिल्टर मेम्ब्रेन में स्थानांतरित किया जाता है ना। इस फिल्टर को 80 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में रखा जाता है, ओवन में रखा जाता है ना, जिससे फिल्टर पर डीएनए प्रोब बन जाती हैं, ठीक है। जेल से प्राप्त डीएनए को नाइट्रोसेल्युलोज फिल्टर मेम्ब्रेन में स्थानांतरित किया जाता है। इस फिल्टर को 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर दोनों ओवन में रखा जाते हैं, और इतना डिग्री सेल्सियस ताप पर ओवन में रखते हैं ना, जिससे फिल्टर का जो डीएनए है, फिल्टर पर क्या बन जाता है, इस फिल्टर पर डीएनए का ऐसे से छोटा छोटा क्या बन जाता है, डीएनए प्रोब बन जाती है ना, डीएनए प्रोब। तो एक्चुअली बता दूं कि डीएनए प्रोब है क्या। तो डीएनए जैसे कि कोई भी किसी भी चीज़ का क्लोन बनाते हैं, जैसे कि ये मेन व्यक्ति है, मुख्य व्यक्ति का तो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। मुख्य व्यक्ति का कोई डीएनए निकालेंगे तो यहाँ पर फिर एक ऐसे कुछ बनेगा मुख्य व्यक्ति के डीएनए के समान, तो इसको बनाएंगे, उसका प्रोब, उसका डुप्लीकेट, सीधी बात ये है ना। यहाँ से डीएनए निकाले, उस डीएनए का हम लोग डुप्लीकेट बनाए, उसको बोलते हैं प्रोब, ठीक है। इसको हम लोग क्लोन बोल सकते हैं, जिससे फिल्टर पर डीएनए प्रोब बन जाती है। अब डीएनए प्रोब बन गई तो इस डीएनए प्रोब को धोने के पश्चात ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा विश्लेषण किया जाता है। अरे सामान्य व्यक्ति तो विश्लेषण नहीं कर सकते ना, डायरेक्टली व्यक्ति देखकर थोड़ी विश्लेषण करेगा। तो ये जो ऑटो रेडियोग्राफी है, एक तकनीक है, ये ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा इसका विश्लेषण किया जाता है। और विश्लेषण के आधार पर जेल से प्राप्त प्रोब को, जो जेल से प्राप्त प्रोब है ना, उस प्रोब को जो शक के दायरे में आए हुए हैं, यहाँ पर भी क्रिया होगी, यहाँ पर शक के दायरे में आए हुए जितने भी व्यक्ति हैं, मतलब जिसके साथ उसका मैचिंग करवाना है, उसके साथ भी यही क्रिया होगी, जो क्रिया यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं, उनके साथ ये पूरा क्रिया कराएंगे, तो उसके भी एक डीएनए प्रोब प्राप्त होगा, या उसका जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्राप्त होगा। तो जो शक के दायरे में आए हुए जो व्यक्ति, उसके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को जिसके डीएनए फिंगर के साथ मिलाते हैं, अगर मिल गया तो दोषी है, और नहीं मिला तो दोषी नहीं है। इस प्रकार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या होता है, यूज़ होता है, ठीक है। इस प्रकार से इसको रिपीट करके और देख लीजिएगा, दिक्कत भी ज़्यादा तो नहीं है। और चैनल में आप चले जाते हो, देख कर निकल जाते हो, उसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर वगैरह मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, उसको सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइब ना 100 सब्सक्राइब ज़रूरी है, सब्सक्राइब
क्योंकि बिना सब्सक्राइब के ना वो यूट्यूब चैनल आगे नहीं बढ़ पाएगा अपना, बढ़ेगा लेकिन वहाँ पर 1 मंथ में एनालिसिस के लिए कुछ ज़रूरत पड़ती है सब्सक्राइबर की। ओके।